फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ढक्कन का पठार। जैसे कि आपने पिछले 2 वीडियो में देखा होगा, अपन प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें अपन ने सेंट्रल हाईलैंड डिस्कस किया था। सेंट्रल हाईलैंड में अपन ने अरावली माउंटेन रेंजेस देखी, विंध्या माउंटेन रेंजेस देखी, सतपुरा माउंटेन रेंजेस देखी, छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा, राजमहल पर्वत श्रृंखला देखी, साथ में अपन ने शिलोंग पठार देखा और अपन ने नर्मदा रिफ्ट वैली, ताप्ती रिफ्ट वैली, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। डेक्कन प्लेट्यू में अब जो अपन ने पेनिसुलर प्लेट्यू को, नीचे वाले हिस्से को अपन ने जो डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइड किया था, आज अपन उसका डिस्कशन करेंगे। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है वो अपना सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के नीचे का हिस्सा है। ये जो ऊपर की साइड ये थ्री डॉट्स हैं, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं, राजपीपला, महादेव, मैकाल, ये तीनों हिल्स साथ में मिलकर क्या बनती हैं? सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। अब आपको सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये ब्लॉक माउंटेन है। ये आप पिछले वीडियो में देखिएगा कि ये ब्लॉक माउंटेन कैसे है। अब इसी के नीचे जब अपन ने सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस पढ़ा, सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के नीचे कौन सी नदी बह रही थी? ताप्ती। अब जब अपन ने सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के नीचे आते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डेक्कन का पठार। अब डेक्कन का पठार जो है वो कितने भागों में बंटता है? एक तो ऊपर का डेक्कन ट्रैप, फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, साथ में कर्नाटक पठार। अब इसके लिए भी अपन लोग इसको 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा? डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप कौन सा है? जो बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ हिस्सा है। जब अपन भारतीय चट्टानें पढ़ेंगे, जब आपको मैं डेक्कन ट्रैप के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, अभी आप ये समझ लीजिए डेक्कन ट्रैप वो संरचना है जो कि बेसाल्टिक चट्टानों से ही, बेसाल्टिक चट्टानें मतलब क्या? किसी ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के द्वारा जमाव के कारण जो मिट्टी पाई जाती है या जो चट्टानों का फॉर्मेशन होता है, उसे अपन ट्रैप कहते हैं। तो इसीलिए जो बीच वाला हिस्सा है, ये महाराष्ट्र वाला, उसको क्या कहते हैं अपन? डेक्कन ट्रैप। अब डेक्कन ट्रैप जो है वो अपन कब डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में? जब अपन भारतीय चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, मींस इंडियन रॉक्स के बारे में, तब डिस्कस करेंगे। आइए अब अपन समझते हैं कि अपन को डेक्कन ट्रैप हो गया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसको अपन ने जब हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया, मींस ये तो क्या हो गया? एक ऊपर से 360 डिग्री के एंगल पे इसका व्यू हो गया। लेकिन जब अपन इसको हॉरिजॉन्टली या लैंड के बेसिस पे देखेंगे तो इस साइड क्या है? अरेबियन सागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल। अब इसके बाद जैसे कि आप जब हॉरिजॉन्टल वे में आएंगे तो अब अपन समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल व्यू में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। जब अपन पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलेंगे तो अपन को निम्न प्रकार से वस्तुएं मिलेंगी। जैसे कि जब अपन सबसे पश्चिमी हिस्से में आएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? अरब सागर या अरेबियन सी। अब अरेबियन सी के बाद जब, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अपना ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये काय का भाग है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जब इंडियन प्लेट अमेरिकन प्लेट से टूटी थी, अमेरिकन प्लेट से टूटने के बाद जो उत्तर पूर्व की ओर प्रस्थान करी, उसके बाद जब ये यूरेशियन प्लेट में टकराई, तब तक ये क्या था? सिर्फ इतना ही हिस्सा था भारत का। मीन्स ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिसुलर प्लेट्यू है, वो ही था। उसके बाद तो ये जो इसके पश्चिमी तट या पूर्वी तट वाला एरिया है, जिसको अपन ये डॉटेड कर देते हैं, ये वाला एरिया, ये ब्लू कलर की लाइन वाला, ये इसकी फॉर्मेशन तो क्या है? बाद में हुई है। इसकी फॉर्मेशन क्यों बाद में हुई है? क्योंकि कई नदियाँ हैं दक्षिण भारत में जो कि अपने साथ कई तरह की बालू और मिट्टी लेके आती हैं, और साथ में सागर की, सी की वेव्स और टाइड आती हैं। तो उनने अपने द्वारा लाई गई मिट्टी और बालुआं तट पर जमा दी। तो तट पर जमाने के कारण ये क्या बन गए? पश्चिमी तट और पूर्वी तट। और बीच वाला हिस्सा क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसके बाद प्लेट्यू। अब जब अपन हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ते हैं तो आपको पश्चिमी साइड या फिर वेस्टर्न साइड क्या मिलेगा? अरेबियन सी। अरेबियन सी के बाद जैसे कि अपन यहाँ पे आते हैं तो आप मुंबई को देखोगे तो मुंबई लगभग बिल्कुल कोस्टल लाइन पर बसा हुआ शहर है। आप मुंबई को देखिए तो कोस्टल लाइन पर है इधर, और इस तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको चेन्नई मिलेगा। चेन्नई भी एक कोस्टल शहर है। अपन आप इमेजिन करो, समझने की कोशिश करना, अपन
डायरेक्ट स्टेट में नहीं ले रहे अपन, तो इसको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुंबई चाहे यहाँ है और चेन्नई यहाँ है, भले उससे कोई संबंध नहीं है, पर जो है वो अपन ने दो प्रमुख शहर ले लिए, मुंबई और चेन्नई। क्यों? क्योंकि मुंबई और चेन्नई दोनों ही एक कोस्टल एरिया के, कोस्टल लाइन पर बसे हुए शहर हैं। अब जो मुंबई आपको जब मिलेगा, मुंबई के बाद आपको मुंबई हो, चाहे मालाबार कोस्ट हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, कुछ भी हो, उसके सबके बीच में आपको क्या मिलेगा? ये ब्लू कलर का एरिया जो है वो क्या है? पश्चिमी तट। तो जब आप मुंबई या किसी भी शहर के बाद इधर आओगे तो आपको ये एरिया क्या मिलेगा? तट। इसको क्या कहते हैं अपन? तट। क्यों? प्लेन, कोस्टल प्लेन। क्यों कहते हैं कोस्टल प्लेन? क्यों? क्योंकि कई प्रकार की नदियाँ जो कि कुछ पश्चिम की दिशा में बह रही हैं, कुछ पूरब की दिशा में बह रही हैं, तो उन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और बालू वो आके कहाँ जमा हो गए? तट पर जमा हो गए। तो तट पर जमा होने के कारण उनने क्या बना लिया? अपना एक घाट बना लिए, तट बना लिए। तो इसीलिए जब अपन वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट पढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट के बाद अपन को क्या मिलता है? कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब पश्चिमी तट और पूर्वी तट। जब पेनिसुलर प्लेट्यू हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद जो नेक्स्ट अपना फिजियोग्राफिकल फीचर बचेगा वो क्या बचेगा? कोस्टल प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन। तब और अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जो अपन आ गए कहाँ पर? तट हो गया। अब आते हैं अपन पश्चिमी घाट पर या वेस्टर्न घाट पर। अब जो ये वेस्टर्न घाट है वो एक प्लेट्यू का एरिया है, और ये वेस्टर्न घाट जो है उसका जो स्लोप है या उसका जो झुकाव है वो पूर्वी दिशा में है। इसीलिए आप देखिए कि जो भी दक्षिण की नदियां हैं वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि जो अपना पेनिसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू का भाग है उसका जो तट है, जो उसका झुकाव है वो पूरब की ओर है। पूरब की ओर होने के कारण जितनी भी नदियां, मान लो कोई नदी यहाँ से शुरू होती है तो उसका पानी लगभग पूरब की ओर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ढाल है। इसीलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई सैकड़ों नदियां हैं छोटी मोटी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। तो लेकिन जो मेन प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। तो ये सब किस दिशा में बहती हैं? पूरब दिशा में। अब पूर्व दिशा में जब ये बहती हैं तो ये अपने साथ कुछ ना कुछ मिट्टी या बालू लेके जाएंगी। मिट्टी बालू लेके जाएंगी तो ये अपने जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट को ये काटेंगी। क्यों काटेंगी? जैसे कि आप, ये पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला मतलब ये प्लेट्यू है या पर्वत है, कुछ भी आप मान लीजिए। अब मान लो ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। अब ये नदी इससे टकराएगी तो इसको काटती जाएगी, इरोजन होता जाएगा। इरोजन होने के कारण ये नदी जब तक इस पर्वत श्रृंखला को काटेगी, जब तक कि उसका पानी, मान लो ये नदी चट्टान को काट रही है, चट्टान को काटने के बाद इसका पानी नीचे बढ़ता जाएगा चट्टान में। इसको चट्टान को काटते काटते उसका पानी जब तक समुद्री या मीन सी लेवल, जिसको अपन कहते हैं समुद्री तल तक नहीं पहुंचेगा इसका पानी, तब तक वह चट्टान को काटेगी। इसी को क्या कहते हैं? रिवर बेस पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? रिवर बेस पॉइंट, नदी का आधार बिंदु। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नदी का आधार बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिवर बेस पॉइंट। अब अगर पॉइंट आ जाए कि नदी का आधार बिंदु क्या होता है, तो नदी का आधार बिंदु वो होता है जब नदी किसी चट्टान को काटती है और उसको काटने के बाद उसका पानी जब तक समुद्र तल तक ना पहुंचे तब तक वो चट्टान को काटती रहती है, और जब वो समुद्र तल पे पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है? इसका आधार बिंदु या फिर बेस पॉइंट। ये बात क्लियर हुई? अब इसके बाद जो अपन कहाँ पे थे? पेनिसुलर प्लेट्यू पर। अब जो इसका स्लोप है वो किस साइड है? पूर्वी साइड। तो पूरब में जब ये बड़ी नदियां आ रही हैं तो ये पूर्वी घाट को की चट्टानों को काटेंगी। पूर्वी घाट की चट्टानों को काटेंगी तो आपको पश्चिमी घाट तो एक तरह निरंतर मिलेगा, मतलब कॉन्टिन्यूसली मिलेगा, लेकिन आपको पूर्वी घाट टुकड़ों में मिलेगा। क्यों मिलेगा पूर्वी घाट टुकड़ों में? क्योंकि नदियों के कारण इसका कटान हो गया। अब जब कटान हो गया तो ये अपने साथ मिट्टी जो लाई वो यहाँ जमा हो गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी अपने मेन
क्रॉप्स हैं सदर्न इंडिया की, जैसे जितने भी मसाले हैं वो आपको किस साइड मिलेंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साइड, ना कि आपको केरला कर्नाटक साइड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर की जो मिट्टी है वो ज़्यादा फर्टाइल है, साथ में उधर जो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी अच्छी है, और इधर तट छोटा हुआ है। तो जब ब्रांचेस जब मॉनसून ब्रांचेस आती है वो इनसे टकराती हैं, तो ये क्या होता है, कुछ ब्रांचेस तो अंदर चली जाएंगी, कुछ ब्रांचेस इसमें टकरा जाएंगी, तो कम बारिश होती है। जब मॉनसून रिटलेट करता है, मतलब मॉनसून वापस जाता है, तब भी आपने सुना होगा अक्टूबर नवंबर में कर्नाटक तमिलनाडु में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ITCZ जब नीचे आएगी, जब अपन वायुमंडल जलवायु पढ़ेंगे भारत का, तब अपन इसको और डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ये नदियों के कारण क्या हुआ, चट्टानें कट गई पूर्वी घाट की, इसीलिए आपको पूर्वी घाट टुकड़ों में मिलेगा, पश्चिमी घाट आपको एक साथ मिलेगा। अब इसका स्लोप हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा और कोई व्यक्ति मुंबई में खड़ा होगा, तो उस मुंबई में खड़े हुए व्यक्ति को वेस्टर्न घाट क्या लगेगा, एक तरीके से पर्वत लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप ये देखिए, ये कहाँ पर है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर या मीन सी लेवल पर। ये क्या है, इसकी हाइट लगभग 1000 मीटर के आसपास है। अब कोई भी चीज़ 1000 मीटर ऊंची होगी तो उसको क्या लगेगा, वो पर्वत आकार में। लेकिन कोई भी इंसान इस साइड, मतलब वेस्ट ईस्टर्न साइड जब खड़ा होगा तो उसको ये पर्वत नहीं लगेगा। इसीलिए जब मुंबई के लोग इधर आते हैं तो इधर वो लोग क्या कहते हैं, इनको हिल स्टेशंस। क्या कहते हैं? हिल स्टेशंस। क्यों? क्योंकि ऊपर जब भी आप ऊपर की ओर जब भी आप जाएंगे तो आपको मौसम में गिरावट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपको पता है ऊपर जब भी जाते हैं अपन तो ऑक्सीजन की कमी होती है, साथ साथ मौसम भी ठंडा होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो आइसोलेशन होता है या जो रेडिएशन होता है वो ऊपर की तरफ कम होता जाता है। अब ये बात क्लियर हुई कि कैसे तट बना, कैसे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बने, कैसे ये तटों का फॉर्मेशन हुआ, नदी क्यों बहती है पूरब की दिशा में, ये इतनी बात क्लियर हुई। ये तो अपन ने क्या महत्वपूर्ण बिंदु समझ लिए। अब आप जो भी मैं बोलूँ वो नोट करते चलिएगा साथ साथ, या आप लोग वीडियो पॉज कर लेना, रिवाइंड कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना। अब जब बात आती है डेक्कन ट्रैप की, अपन जब डेक्कन ट्रैप पढ़ते हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप, मतलब बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ वह भाग जो कि किसी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जमा हुई मिट्टी से बनता है, उसको क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप। अब जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आप देखिएगा कि डेक्कन ट्रैप में आपको 4 महत्वपूर्ण पर्वत या हिल्स मिलेंगे, पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो कि निम्न प्रकार हैं। आप पहला पॉइंट लिखना है इसमें, हरीशचंद्र हिल्स। ये वाली जो हिल्स हैं, ये कौन सी हिल्स हैं, हरीशचंद्र हिल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हिल्स हैं वो कौन सी हैं, वो हैं आपकी गवाली घाट। ये कौन सी है, हरीश चंद्र हिल्स। इसके बाद जो नीचे वाली वो है गाविल घाट। ये जो मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको अजंता हिल्स। अजंता हिल्स पर ही अजंता एलोरा की गुफा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अजंता एलोरा की गुफा किस पहाड़ी पर है, तो अजंता पहाड़ी पर। अजंता पहाड़ी के ही आपको साउथ में मिलेगी बालाघाट हिल्स। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए आपसे कि महाराष्ट्र की कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, तो महाराष्ट्र की कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हो गई, पहली तो हरीशचंद्र, दूसरी गाविल घाट, तीसरी अजंता हिल्स, चौथी बालाघाट। अब ये चारों तो हो गई कहीं की, महाराष्ट्र की। इसके बाद आपको डेक्कन ट्रैप में क्या पढ़ना है कि डेक्कन ट्रैप से 2 नदियां निकलती हैं, गोदावरी और कृष्णा। डेक्कन ट्रैप किसकी संरक्षण है, तो बेसाल्टिक चट्टानों की। बेसाल्टिक चट्टानों की संरक्षण को क्या कहते हैं, जो भी ज्वालामुखी के द्वारा लावा से बनी हुई चट्टानें होती हैं। जब अपन इंडियन रॉक्स पढ़ेंगे, बेसाल्टिक चट्टानें मतलब वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है उससे बनी हुई चट्टानों को क्या कहते हैं अपन, बेसाल्टिक चट्टानें। अब डेक्कन ट्रैप के बाद जो अपन को, इधर तो महानदी बह रही है, महानदी के
ऊपर की तरफ स्वर्ण रेखा नदी जब अपन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तब अपन स्वर्ण रेखा नदी को भी देखेंगे। अभी जब अपन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे हैं तो उसमें एक और प्लेट्यू जो आता है वो आता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कौन सा प्लेट्यू आता है ये? इसका नाम है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दंडकारण्य का पठार कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। दंडकारण्य के पठार के जो दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिणी भाग जो रेड कलर से अपन अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बस्तर का पठार। मीन्स अगर क्वेश्चन आ जाए कि बस्तर का पठार किसका भाग है, तो बस्तर का पठार भी दंडकारण्य पठार का भाग है। मतलब जो दंडकारण्य पठार है उसका दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? बस्तर का पठार। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दंडकारण्य पठार किन दो राज्यों में है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। किस नदी दंडकारण्य पठार के समीप से बहती है, तो महानदी। अब जो महानदी है, जो दंडकारण्य पठार जो है, ये भारत का एकमात्र ऐसा पठार है जिसके बाद जो नदी, अपनी जो महानदी है, इसकी जो घाटी है या इसकी जो वैली है, वो जैसे अब जो महानदी है वही महानदी के समीप के एरिया को क्या कहेंगे? महानदी वैली, मतलब महानदी की घाटी। अब जो ये महानदी की घाटी है वो जमीन में धसी हुई है, मतलब जमीन में धसी हुई है। तो ये महानदी की घाटी के ही कारण आप सभी को पता होना चाहिए कि महानदी की घाटी के ही कारण सबसे अच्छा राइस जो होता है भारत में, वो कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। क्यों होता है? अब समझिए कि महानदी जो नदी है उसकी जो घाटी है, मतलब जैसे जो नदी बह रही है उसके समीप का एरिया को क्या कहते हैं? घाटी। अब जो घाटी है वो कैसी है? धसी हुई है। क्यों धसी हुई है? क्योंकि दंडकारण्य पठार के बाद चट्टान है दंडकारण्य पठार, तो लेकिन जो नदी है वो कहाँ बह रही है? दंडकारण्य पठार के समीप से बहने के कारण ये क्या चट्टान को नहीं काट रही, मिट्टी को काट रही है। तो इसने मिट्टी को काट के नीचे जमीन में धसका दिया। धसकाने के बाद इसमें पानी भरा रह गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो धान की खेती है, राइस की खेती होती है, वो उसी एरिया में होती है जहाँ पर पानी की कैपेसिटी अच्छी हो, मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, मतलब पानी ग्राउंड में भरा रहे। तो अब जब पानी ग्राउंड में भरा रहेगा तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा राइस होता है। इसीलिए धान की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महानदी घाटी जो है वो क्या है? महानदी घाटी धसी हुई है। क्योंकि दंडकारण्य पठार के समीप है, दंडकारण्य पठार के बगल से महानदी बहती है। महानदी ने उस घाटी को काट के उसको जमीन के में धसका दिया। धसकाने के कारण उसमें पानी भरा रहता है। पानी भरा होने की वजह से धान की खेती होती है। इसीलिए धान की कटोरी किसको कहते हैं? बाउल ऑफ राइस किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। ये पॉइंट नोट कर लेना। क्वेश्चन आए कि धान की कटोरी किस राज्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य को। और छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी बहती है? तो महानदी। छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है? तो दंडकारण्य पठार। अब ये तो क्लियर हुआ क्या? डेक्कन प्लेट्यू, दंडकारण्य पठार, महानदी, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। आप नोट करते चलिए साथ साथ। अब बात आती है कि अपने गुजरात की। अब गुजरात राज्य जो है उसके ये दक्षिणी भाग जो है इसको क्या कहते हैं? सौराष्ट्र। क्यों सौराष्ट्र कहते हैं इसके निचले हिस्से को सौराष्ट्र। अब आइए अपन एक और तरीके समझते हैं। जब अपन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है, गोंडवाना लैंड वाला एरिया, वो जब टूटा तो वो टूटने के कारण जो ये सौराष्ट्र वाला एरिया था, तो ये कहाँ पर था? जहाँ से अपनी विषुवत रेखा निकलती है अब अफ्रीका में, वहाँ पर एक नदी बहती है, कॉन्गो नदी। आप सभी को पता होना चाहिए कॉन्गो नदी बहती है विषुवत रेखा को, जो 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। अब जो कॉन्गो नदी है, उस कॉन्गो नदी के समीप के एरिया में कौन सी वैली होगी? कॉन्गो वैली। कौन सी वैली? कॉन्गो वैली। अब जो कॉन्गो वैली है, कॉन्गो वैली के पास में जो भी फॉरेस्ट मिलता है, जो भी जंगल मिलता है, उसको क्या कहते हैं अपन? सवाना ग्रासलैंड। जब अपन अफ्रीकन महाद्वीप पढ़ेंगे
तब अपन इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है, तो कॉन्गो नदी। किस रेखा के समीप से बहती है, तो विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को 2 बार काटती, मीन्स इक्वेटर लाइन को। और जो कॉन्गो वैली है उसी के पास कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, तो सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड की क्या विशेषता है कि ये जो भी जंगल है ये झाड़ियों वाला है, मतलब ज़्यादा घना जंगल है। क्यों? क्योंकि वर्षा लगातार होती रहती है इक्वेटर पर। वर्षा कारण ज़्यादा होने के कारण पानी ज़्यादा है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो ज़्यादा घना हुआ जंगल है। घना हुआ जंगल होने के कारण जो सवाना ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड में ही क्या पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं शेर? क्यों? क्योंकि उनको क्या थिक फॉरेस्ट का एरिया पसंद है। अब आपको पता होगा कि इंडिया में, या अपन इंडिया नहीं, एशिया में, एशिया के जो एशियाटिक लॉइन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो गिर फॉरेस्ट या जो सौराष्ट्र वाला एरिया था ये कॉन्गो नदी के पास से ही टूटकर इंडिया की प्लेट में आ गया था। इंडियन प्लेट में आने के बाद ये यूरेशियन प्लेट में टकरा गया। तो ये जो एरिया था सौराष्ट्र वाला, ये किससे लगा हुआ एरिया था, तो सवाना ग्रासलैंड वाले से। सवाना ग्रासलैंड में उसके कुछ जंगल का हिस्सा भी आया होगा, जब टूटा होगा तो उसमें कुछ शेर भी होंगे। तो वो शेर अपनों से तो बिछड़ गए, पर वो कहाँ आ गए, एशिया में आ गए। तो आप एशिया में अगर देखो, रशिया से लेके इंडोनेशिया तक आपको कहीं पे एशियाटिक लॉइन्स नहीं मिलेंगे। एशियाटिक लॉइन्स एकमात्र जगह भारत के गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, सौराष्ट्र में, गुजरात राज्य में है, सौराष्ट्र प्रांत है उसका। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वह कॉन्गो रिवर वैली के पास में सवाना ग्रासलैंड का हिस्सा था। जब गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट अलग हुई या अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई, तो वह हिस्सा भी किसके साथ आ गया, इंडियन प्लेट के साथ आ गया। इसीलिए एशिया के एकमात्र शेर कहाँ मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में। अब गुजरात के 3 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये बात समझ में आई। अब गुजरात की 3 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं जो अपन को पढ़नी है। पहले की आप जो सबसे साउथ में है उसी को नोट कर लीजिए, गिर हिल्स। गिर हिल्स ये कहाँ की हैं, गुजरात की। किस प्रांत की, तो सौराष्ट्र की। गिर नेशनल पार्क जो है वो कौन सी पहाड़ियों पर है, तो गिर पहाड़ियों पर है। एशियाटिक लॉइन्स कहाँ पाई जाती है, तो गिर पहाड़ियों पर पाई जाती हैं या गिर नेशनल पार्क में। इसके अलावा जो 2 और अपन को इसमें हिल्स पढ़नी है वो पढ़नी है, एक तो बारदा हिल्स, और ये वाली तो हो गई बारदा हिल्स, एक और हो गई मांडवा हिल्स। तो गुजरात की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, गिर, बारदा और मांडवा। ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, गुजरात की। किस प्रांत में पाई जाती हैं, सौराष्ट्र प्रांत में। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो सौराष्ट्र वाला एरिया था वो कहाँ का पार्ट था, गोंडवाना लैंड के किस एरिया गया, कॉन्गो रिवर वाला, सवाना ग्रासलैंड वाला। इसीलिए यहाँ पे लॉइन्स पाए जाते हैं। अब ये वाला जो एरिया इसको क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ। ये तो अपना क्या हो गया इस वीडियो में डिस्कस, डेक्कन ट्रैप, दंडकारण्य पठार, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की हिल्स, गुजरात की हिल्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी पश्चिमी घाटों पर। पश्चिमी घाट में अपन पूरा देखेंगे, जिसमें मालाबार कोस्ट कौन सा है और क्या बोलते हैं इस पर कौन कौन से अपन को ट्रीज मिलेंगे, कौन कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, कौन कौन सी नदियाँ बहेंगी। उसके बाद जो इसका थर्ड वीडियो आएगा वो कौन सा आएगा, पूर्वी घाट पर। ये इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।